ये चाइनीज जीएल नवल है जिसमें क्यूआईटी आंधी है और पेइशुएन एक लड़की है जो लड़का बनकर रहता है। 60 चैप्टर के साथ ये स्टोरी पूरी कंप्लीट है जो मैं अब आपके साथ साझा करने वाला हूँ। शीजिंग में वसंत सुंदर है, विलो के पत्ते हरे और कोमल हैं, आड़ू के फूल गुलाबी हैं और पहाड़, नदियां चित्रकार की कलम में प्रशंसनीय समृद्धि और स्थिरता बन गई हैं। थ्रश के पंख बहुत सुंदर हैं और वह पेड़ की चोटी पर अपने पैर ऊपर करके खड़ा है। बादल शुद्ध और सफेद हैं और आकाश धुने जैसा साफ है। दुनिया की उज्ज्वल, सुंदर, शानदार और भव्यता एक के बाद एक आती है। सुबह सुबह जब शहर के टॉवर की पहली घंटी बजती है तो सब कुछ पानी की तरह बहता है और एक स्क्रॉल की तरह धीरे धीरे खुलता है। ऊंची दीवारें और कम ऊंचाई वाली खपरल की छत वाले मकान, अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे आम लोग और साफ कपड़े पहने युवा पुरुष तथा गुस्से में घोड़े। जिसने भी दुल्हन से विवाह किया, जिसने भी बजाया और गाया, सभी प्रकार के जीवित प्राणियों को एक पेंटिंग में रखा गया है। वे सभी समान हैं लेकिन बहुत अलग हैं। यह एक सुंदर वसंत है, एक अद्भुत दुनिया है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि कुईती इसे नहीं देख सकती। कुईती अंधी है। नाम से वह शिनिंगबो की बेटी है, लेकिन वास्तव में वह एक गरीब व्यक्ति है जो पारदर्शी है और दूसरों द्वारा तिरस्कृत है। जीर्णशील पार्श्व प्रांगण में हरी विलो के गीत गाते ओरियोल्स और चिमनी से उठता सफेद धुआं, कुईती एक लंबे लंबे सपने में खो गई। सपने में वह अभी भी कोई माता पिता की बेटी थी, जन्म से अंधी थी। उसके पिता उसकी माँ से प्यार नहीं करते थे, उसे दूसरों द्वारा नीची नज़र से देखा जाता था और उसका उपहास किया जाता था, और घर का कोई भी नौकर उसे गंभीरता से लेने की हिम्मत नहीं करता था। उसे धमकाना अंधा है। वह हर दिन जिस सड़क से गुजरती है उस पर बाधाएं खड़ी करना पसंद करता है। उसे गिरते हुए देखता है, उसे उठते हुए देखता है और फिर छिपकर हंसता है। वह एक से अधिक बार क्रोधित हुई और उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा कि रोना मत, रोने से क्या फायदा है, किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन तभी किसी को चोट लग गई। जो उससे प्यार करता है वह पेई परिवार का गौरवशाली बेटा है, पेई जुआन। जब वह सबसे ज्यादा निराश और असहाय थी तो पेई जुआन ने उसे एक इंसान होने के नाते सबसे ज्यादा सम्मान दिया। उसने उसका स्वागत करने के लिए 8 बड़ी पालकियां मंगवाईं, उसे पहली पत्नी का दर्जा दिया और उसे सफेद सिर वाली वाचा देने का वादा किया। उसे पकड़ने, उसकी रक्षा करने, उसके गिरने से पहले समय पर उसे सहारा देने, धैर्यपूर्वक उसके लिए छोटी मछली की हड्डी निकालने, उसके अनादर के लिए नौकरों को दोषी ठहराने, उसके लिए सभी रोमांस के गीत गाने, उसे गले लगाने, कभी कभी उसे चूमने, उसे कभी डांटने, उसे छोटा करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। हर कोई उसे एक मलबे के टुकड़े की तरह मानता है जिसके कोने गायब हैं, लेकिन वह उसे एक सुंदर जैद की तरह संजोता है और एक उज्ज्वल चंद्रमा की तरह उसका सम्मान करता है। कुईती इस विवाह से इतनी संतुष्ट थी कि वह जागना नहीं चाहती थी, हालांकि वह जानती थी कि यह एक सपना था। वह उसका बदला चुकाना चाहती है, भले ही सब कुछ झूठा हो, वह भी उसका बदला चुकाना चाहती है। ये हास्यास्पद है कि वह सपनों में अंधी है। एक अंधी महिला होने के नाते वह बहुत कम कर सकती थी, इसलिए शादी करने के बाद उसने अपना संकोच त्याग दिया और पेई जुआन के लिए बच्चे पैदा करने के बारे में सोचा ताकि उसकी दयालुता का बदला चुकाया जा सके। लेकिन पेई जुआन ने अभी भी उसके साथ घर में संभोग करने से इनकार कर दिया। अपने सपने में कुईती इतनी चिंतित थी कि वह खा नहीं पा रही थी और वह दिन ब दिन पतली होती जा रही थी। खपरेल के घर के अंदर कुईती की नौकरानी बाई जी जल्दी जल्दी इधर उधर भाग रही थी। गीला तौलिया लड़की के माथे और चेहरे को रगड़ता रहा, इस चिंता में कि अगर बुखार नहीं उतरा तो लड़की न केवल अंधी होने की बदनामी पाएगी, बल्कि अगर उसका दिमाग जल गया तो वह मूर्ख बनकर क्या फायदा। उसने अपने दादाजी से विनती की कि वे उसकी दादी को टूटे हुए विचारों के बारे में बताएं। आकाश में देवताओं के लिए तरस रही थी कि वे उसके दुखी मालिक को देखें, कैसे यह अंधी लड़की जीने के लिए संघर्ष करती है, उसका दयालु हृदय, और इन सभी वर्षों में उसने जो पीड़ा झेली है वह सब बताएं, शिकायतों को निगलना। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे लोगों को अच्छा पुरस्कार मिलता है और उसकी लड़की ही अच्छे पुरस्कार की हकदार है। दुर्भाग्य उसे कभी क्यों नहीं छोड़ता, दुख उसे क्यों सताता है। वे सभी चाचा के मांस और खून से बने हैं और क्योंकि वे अंधे हैं वे एक दुष्ट नस्ल बन गए हैं जो प्रकाश नहीं देख सकते। बैच ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखों में आंसू थे। लड़की, तुम्हें इसके लायक जीना चाहिए, मैं अभी भी तुम्हारे पलटने का इंतजार कर रहा हूँ। जिन वूशी डूब गया। सारी रात और पूरे दिन सेवा करने के बाद वह इसे सहन नहीं कर सके और हल्के से सोते हुए पुआल के सोफे पर गिर गई। जैसे ही सोफे पर कोई आवाज हुई, सफेद कबूतर सतर्कता से जाग गया और देखा कि कुईती वहां पीला चेहरा लिए पड़ी थी और बहुत पसीना बहा रही थी।
वह हैरान और खुश थी। लड़की, तुम बच गई, बढ़िया बढ़िया। लड़की, वाह वाह वाह। उसने अपना चेहरा ढक लिया और चिल्लाए, तुमने इसे पार कर लिया है। मैंने सोचा तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। सपना बहुत लंबा है और इसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि कुईती ने न केवल सपने में शादी की, बल्कि कमल के तालाब में धकेल दिया गया और अंत में डूब गया। जब वह मर रही थी तो वह एक बात समझना चाहती थी, बेजुबान उस पर दया करता था, प्यार नहीं करता था। रहने भी दो, ये सपना अजीब था। दिलचस्प बात यह थी कि उसने न केवल ये सपना देखा कि कोई उससे प्यार करता है, उसकी रक्षा करता है, उसका सम्मान करता है, उस पर दया करता है और उससे शादी करता है, बल्कि यह भी सपना देखा कि एक परी उसकी आध्यात्मिक आंखें खोलने के लिए एक ट्रेन पर सवार हुई। पागलों की तरह देखना चाहता हूँ। लड़की, तुम अब भी कैसे हंस सकती हो? तुम कल पानी में गिर गई थी और बहुत तेज बुखार के साथ वापस आई थी। उत्तरी प्रांगण के गुलाम बहुत पागल हैं, हम इस बार उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उत्तरी प्रांगण का नौकर, हाँ, ये देखकर कि वह अभी भी स्पष्ट दिमाग नहीं थी, बाई जी ने हल्की सांस ली। उत्तरी न्यायालय में दासों ने हमारे राशन में कटौती की और वे केवल उनसे बहस कर रहे थे। अंत में वे इतने साहसी थे कि उन्होंने लड़की पर हमला करने की हिम्मत की। तुम पानी में गिर गए और ठंड लग गई। क्या तुम वापस आ गए? जलने में कितना समय लगता है? उद्धरण चिन्ह। कुईती की अभिव्यक्ति गलत देखकर वह थोड़ी देर के लिए घबरा गई। लड़की, बैच डरपोक है, मुझे मत डराओ। क्या ये स्वप्न में घटित हुआ? सपने में उसे उत्तरी आंगन में लोगों द्वारा धमकाया गया था और वह पिछवाड़े में कोई तालाब में गिर गई थी। वह भीग गई थी और सफेद कबूतर ने उसे बचा लिया। जब वह अपने निवास पर लौटी तो उसे तेज बुखार हो गया और वह लगभग मर गई। इसके बाद कुईदाई ने उससे मिलने का नाटक किया और कहा कि वह उससे माफी मांग रही है और उसका शुक्रिया अदा कर रही है, और जाने से पहले उसने बाईजी को एक थप्पड़ मारा। वह बाईजी के लिए खड़ी हुई, लेकिन उसके पिता ने उसे डांटा और 2 दिनों तक भूखा रखा। यह एक सपना था, लेकिन सपना नहीं। अगर यह एक सपना था तो अमर ने अपनी आध्यात्मिक आंखें क्यों खोली और फिर भी वह इसे नहीं देख सकी? अगर यह एक सपना नहीं था तो इस सपने में दिखाई देने वाली सभी चीजों की व्याख्या कैसे कर सकता है? लड़की, मैं यहाँ हूँ। बाई जी की आवाज भर्रा गई। बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा डॉक्टर रखने के लिए पैसे बचाऊंगा। अपने आप पर भरोसा मत छोड़ो। भले ही तुम्हारे दिमाग को चोट लगे, तुम ठीक हो जाओगी। तुम क्या सोच रही हो? कुईती ने धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ाया, लेकिन उसका चेहरा बाईजी के कंधे से चूक गया और उसने उसके कंधे पर दबाव डाला। 1 मिनट रुको, मुझे कुछ पुष्टि करनी है। क्या चल रहा है? कल तुम्हें पता चल जाएगा। अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें बंद करो, कल आ गया है। बाई जी ने पाया कि पानी में गिरने के बाद जागने के बाद लड़की हमेशा एक ही जगह पर देखती रहती थी। वह पहले से ही बेहोश थी और इससे उसके लक्षण और भी बदतर हो गए। वह चिंतित थी और एक कप चाय के दौरान बांस की नली में तांबे के सिक्कों को 3 बार गिनती थी। वह लड़की के दिमाग को देखने के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना चाहती थी और यह पैसा बहुत दूर था। उसे मन ही मन कुईती पर दया आ गई। कुईती स्पष्ट रूप से चाचा की बेटी है, लेकिन घर में हर कोई जानता है कि असली बेटी वह नहीं, बल्कि उसकी छोटी बहन कुईदाई है। कुईदाई सिंगसन उनकी पत्नी की सबसे छोटी बेटी है। वह 14 साल की है और उसका व्यक्तित्व नाजुक और क्रूर है। वह शानदार नॉर्थ कोर्टयार्ड में रहती है। क्या आ रहा है? कुईती सीधे बैठ गई। मुझे ये देखने में मदद करे कि क्या तीसरी बहन यहाँ है। कुईदाई, सफेद कबूतर चौंक गया और जल्दी से दरवाजे के बाहर देखने लगा। नाश्ते के कुछ समय बाद कुईदाई ने दयापूर्वक नौकरों के एक समूह का नेतृत्व किया जो इस मौज मस्ती को देख रहे थे। जब उसे पता चला कि एक जीर्ण घर में रहने वाले अंधे व्यक्ति का सूर्यास्त हो गया है। जब वह कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसने घृणा से हाथ हिलाया। ये कैसी गंध है? यह इतनी बदबूदार क्यों है? तेज तर्रार नौकर नमस्ते कहे बिना छोटे से आंगन में घुस गया और चारों ओर देखने लगा। तीसरी लड़की के पास लौट जाओ, ये खरगोश का गोबर है। ये सुनकर कि यह खरगोश का गोबर है, कुईदाई चुकी और उल्टी करना चाहती थी। ये किस तरह का व्यक्ति और स्वाद है? उसके पानी में गिरने की खातिर मैं अनिच्छा से अंदर जाऊंगी। खरगोश की खाद का उपयोग भूमि को उपजाऊ बनाने और सब्जियां उगाने के लिए किया जाता है। कुईती अंधी है, उसकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है और उसकी याददाश्त भी अच्छी है। सपने में कुईदाई ने ठीक वही कहा जो उसने अभी कहा था, लेकिन बाद में भी वह खरगोश के गोबर की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने अपने खरगोशों को मारने के लिए किसी को भेजा।
उसने मन ही मन सोचा, तो ये सपना कोई सपना नहीं है, बल्कि उसका पिछला जीवन है जो उसने अनुभव किया है। तो फिर वह वापस क्यों आई? क्या इसलिए कि उसकी मृत्यु कमल तालाब में हुई थी? वह मर गई, क्या पेई-जुबान उसके लिए आंसू बहाएगा? या क्या इस जीवन में पेई-जुबान होगा? पूरे साल इस छोटे से आंगन में फंसी, पता नहीं दुनिया कैसे चल रही है। क्या जीजिंग में पेई नाम का कोई प्रमुख परिवार है? ये सोचकर कि कोई पेई-जुबान नहीं है, कोई प्रेमी नहीं जिसने उसे सपने दिए, कुईती का दिल अचानक दुखता है। बड़ी बहन इतना बुरा चेहरा लेकर क्या सोच रही होगी? कुईदाई ने हमेशा इस अंधे आदमी को देखा है। उसके पिता को ये पसंद नहीं है और उसकी माँ उसे देखना नहीं चाहती है। जहाँ तक वह याद कर सकती है, उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा उसे अंधे आदमी से दूर रहने की याद दिलाते हैं, ताकि बुरी किस्मत न आए। 10 साल की उम्र से पहले उसने इन शब्दों को गंभीरता से लिया, ताकि वह गंदी और गंदी न हो जाए। 10 साल की उम्र के बाद उसने यातना का आनंद चखा और यह नियंत्रण से बाहर हो गया। वाम और दक्षिणपंथी लोगों को मारना चाहते हैं, माता पिता को इसकी परवाह नहीं है। क्या सिर्फ 2 बोरी चावल ही नहीं, छोटी बहन के साथ बड़ी बहन की भी चिंता करने लायक है। अब मैं आज आपके लिए चावल लाया हूँ और मैं आपसे माफी भी मांग लूंगा। उसने थैला खोला, लापरवाही से मुट्ठी भर सफेद चावल उठाया और चावल उसकी उंगलियों के बीच से रेत की तरह निकलकर जमीन पर गिर गया। लड़की ने भोलेपन और क्रूरता से 2 बार जीभ चटकाए। बड़ी बहन, देखो तुम किस तरह का जीवन जी रही हो। उसने भाव भंगिमा बनाते हुए कहा। मैं क्यों भूल गई, बड़ी बहन अंधी है और देख नहीं सकती। आप, सफेद कबूतर, चुप रहो। वह नौकरों को सिखाने के लिए कुईदाई के सामने पहुंची। कुईदाई ने अपनी आस्तीनें फुरफुराई और ठंडी आवाज में कहा, एक नीच नौकरानी के साथ बहस करना अच्छा नहीं है। लेकिन उसने अपना हाथ उठाया और नीच नौकर को एक तरफ खींच लिया गया। तीसरी बहन, मैं इसे नहीं भेजूंगी। कौन चाहता है कि तुम इसे भेजो? एक अंधे आदमी, पहले अपना ख्याल रखो, ताकि किसी दिन जब तुम तालाब में गिरो तो तुम्हें मरने की नौबत न आए। उसने जानबूझकर थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन उसने दूसरे पक्ष के गुस्से का इंतजार नहीं किया, और यहाँ तक कि नौकरानी का चेहरा भी उदास था और वह कूदी नहीं। कुईदाई को लगा कि वह उब गई है। चलो चलें। उत्तरी प्रांगण में बैठे लोगों ने अपने पैर पीछे खींच लिए और बाई जी शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। लड़की, तुम मुझे रोकने के लिए क्या कर रही हो? वह बहुत ज्यादा बोलती है। ये तो ज्यादा है, कुईती ने कमजोरी से कहा। मैं क्या कर सकता हूँ? अपने पिछले जीवन में बाई जी केवल इसलिए क्रोधित हुई थी क्योंकि उसने एक शब्द और कहा था और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। लेकिन वह केवल इसलिए क्रोधित हुई थी क्योंकि बाई जी को उसके पिता ने पकड़ लिया था और 2 दिनों तक भूखा रखा था। 2 दिनों की पीड़ा के बाद उसे और बाई जी को भूख से चक्कर आने लगे और शर्मिंदगी के कारण वे अपने लंगड़े शरीरों को घसीटते हुए वापस लौट गईं। उसके पीछे लगातार चिढ़ाने की बातें होती रहती थी। कई लोग उसे अंधा और मनमौजी कहकर उसका मजाक उड़ाते थे और वह सचमुच खुद को अपना स्वामी मानती थी। इस बार वह वही गलतियां दोहराना नहीं चाहती थी। कुईती एक लंबी टूटी फूटी बेंच पर बैठी थी। बेंच साफ थी, लेकिन बैठने लायक मजबूत नहीं थी और हिल रही थी। वह ये भी जानती थी कि बाद में सफेद कबूतर आएगा और अपना सिर झुकाकर उससे शिकायत करेगा, और तब ये पुराना दोस्त जो कई वर्षों से उनके साथ था, अभिभूत हो जाएगा और अपना शरीर खो देगा। आप एक चौकोर लकड़ी के स्टूल पर बैठो। सफेद कबूतर ने अपना पैर उठाया और आश्चर्य से पूछा कि लड़की को कैसे पता चला कि वह वहां बैठने वाली है। उसके सामने आज्ञाकारी भाव से बैठी हुई, उसके कंधे झुके हुए थे। बेटी, हम हर समय तंग नहीं रह सकते। अगर हम तंग होते रहेंगे तो हमारे मालिक और नौकर कैसे बचेंगे? मुझे पता है, मैं एक तरीका सोच रहा हूँ, शोर मत मचाओ। बाई जी ने उसे असहाय भाव से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कुछ कर सकती है। सुबह उज्ज्वल है और वर्ष धुंधले हैं। वह पेई-जुबान से कब मिली? ये वसंत की बारिश के बाद की बात है जब एक पतंग दीवार के ऊपर से उड़ी। एक व्यक्ति दीवार के ऊपर से गिर गया, और जब वह गिर गया तो उसने कहा, आउच। ध्वनि मधुर और नर्म थी, जिसने कई लड़कियों के वसंत बॉडियर सपनों को सजाया। अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई? सफेद कबूतर कुईती के साथ नाशपाती के पेड़ के नीचे धूप सेंकने के लिए बैठ गया। जब उसने ये सुना तो वह अपने कानों के पीछे लगभग मुस्कुराई। लड़की, तुम इतनी उलझन में क्यों हो? यह एक सुंदर दिन है, सूरज चमक रहा है, तुम बारिश क्यों करना चाहती हो? हंसने के बाद उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपना हाथ उठाया और कुईती के माथे को छूना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि यह बहुत सम्मानजनक नहीं था और उसकी आंखें उदास थीं। लड़की, इन चीजों के बारे में मत सोचो।
उसे यकीन था कि कुईती को तेज बुखार था और उसका दिमाग जल गया था, वरना वह कल से उस दीवार को क्यों देख रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि लड़की पिंजरे में बंद पक्षी नहीं बनना चाहती और मरना चाहती है और जल्दी मरना चाहती है? लोग दूसरों को डराते हैं और लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, और मैं खुद को डराता हूँ। सफेद कबूतर एक कांपता हुआ छोटा सफेद कबूतर बन जाता है। एक धीमी और सतर्क आवाज के साथ, मेरी दासी की सलाह सुनो लड़की, मरने से बेहतर है जीना। जब तक तुम जीवित हो तब तक आशा है, अब और नहीं। उत्तरी परिसर के वे लोग अपने सपनों से हंसते हुए जागेंगे। कुईती ने अपना सिर झुकाया और उसे शून्य दृष्टि से देखा। आप किस तरह की बकवास कर रही हैं? मैं, बाई जी ने अपनी नाक को छुआ और मन ही मन कहा कि मैंने जो कहा वह मेरे दिल की गहराइयों से कहा है। इस तथ्य के बावजूद कि हवेली में लड़की और मिस कियांजन एक ही मां की बहनें हैं, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वे दुश्मन हैं। अगर लड़की चली गई है तो मुस्कुराहट के साथ जागना तो दूर की बात है, कोई सैन के लिए हंसते हुए मरना संभव है। कुछ लोग अंधे होते हैं, लेकिन उनके दिल अंधे नहीं होते हैं, और कुछ लोगों के पास दोनों आंखें होती हैं, और वे इतने ईमानदार होने पर भी सच बोलना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसने अफसोस जताया कि उसने एक ऐसे मालिक का अनुसरण किया जिसे परेशान किया जाता था, और उसने खुद को थप्पड़ मारने का नाटक किया। अरे, ये गुलामी वाली बकवास है लड़की, इसे दिल पर मत लो। हमारे द्वारा पाले गए खरगोशों का झुंड कहाँ है? तुम जाओ और उन्हें चुपके से छोड़ दो, छोड़ दो। बाई जी ने देखा कि अच्छा भुना हुआ खरगोश उससे दूर जा रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम क्यों छोड़ना चाहते हो? क्योंकि कुईदाई के लोग 2 दिन में आ जाएंगे और खरगोशों के झुंड को यातना देकर मार दिया जाएगा। हाथ गायब, पैर टूटे और खून से लथपथ, कुईदाई ने उसे ये सब बताया और किसी को खरगोश का सिर खोलने का आदेश दिया, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, कोई भी उसके जहरीले हाथों से नहीं बच सका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाने दो, जाने दो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी उंगलियां तनावग्रस्त हो गईं। बाई जी इतनी घबरा गई कि और कोई सवाल नहीं पूछ पाए, और खरगोश के पिंजरे की ओर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। कुईती की कड़ी पीठ धीरे धीरे ढीली पड़ गई, और नाशपाती के फूल वसंत की हवा से उड़कर उसके पतले कंधों पर आ गिरे। ये स्याही की तरह गाढ़ा था, और चेहरे पर ज्यादा खून नहीं था, और आंखों को ढकने वाली सफेद पट्टी इसके विपरीत हड्डियों में शांति और कोमलता को उजागर कर रही थी। लड़की, गुलाम वापस आ गया है। सभी रिहा। बैच ने भारी स्वर में सिर हिलाया। हाँ। वह जितनी अधिक सकारात्मक होती गई, कुईती उतना ही अधिक संदिग्ध होता गया। उनमें से कोई भी गायब नहीं हो सकता, हमें उन सभी को जाने देना होगा। चलो हम सबको छोड़ दिया जाए। खरगोश हमसे ज्यादा खुशी से कूद रहे हैं और दौड़ रहे हैं। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके वह एक मोटे भूरे खरगोश को पकड़े हुए थी, और उसके सभी साथी भाग गए। भूरा खरगोश मरने को तैयार नहीं था, लात मार रहा था और संघर्ष कर रहा था। एक क्षण की चुप्पी के बाद कुईती ने धीरे से कहा, बेगे, मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। इन शब्दों ने बैच के दिल के सबसे कोमल हिस्से को छू लिया। वह ग्रे खरगोश के साथ आगे आए। उसकी आंखें खरगोश की तरह ही लाल थीं। मेरा लड़की को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। कल लड़की का 18वां जन्मदिन है। यह मेरी लड़की के जन्मदिन के लिए बचा कर रखना, इसे जाने मत देना। 18वां जन्मदिन। कुईती दंग रह गई। वह हमेशा बाई जी की वफादारी को जानती है। वह जानती है कि बाई जी न केवल उसे अपना स्वामी मानती है, बल्कि कुईदाई की तुलना में बाई जी छोटी बहन है जो वास्तव में उसे अपनी बड़ी बहन के रूप में सम्मान देती है। इन वर्षों में मैंने तुम्हें नीचे घसीटा है। देरी मत करो। सफेद कबूतर ने खरगोश को कसकर गले लगा लिया। कहीं ऐसा न हो कि दूसरी पार्टी उसे अपना दिल नर्म करने के लिए कड़वी तरकीबें अपनाए। वैसे भी ये सवाल ही नहीं उठता, कल खरगोश अपनी लड़की के 5 आंतरिक अंगों के मंदिर में बलि चढ़ाएगा। हुआइरो की विधि काम नहीं आए। कुईती ने अपने होठों को दबाया और जोर देकर कहा, क्या जार में अभी भी चावल नहीं है? ये चावल कल कुईदाई द्वारा विशेष रूप से भेजा गया था। बाई जी इतनी क्रोधित थी कि वह रोने ही वाली थी। ये लड़की का जन्मदिन है, हम उसके दिए चावल नहीं खाते। वह हमें अपमानित करने आई थी। लड़की, इस तरह अन्याय मत करो। चावल खाने के बाद ऐसा लगा जैसे उसका एक सिर छोटा हो गया। कुईती के होठों की मुस्कान 2 अंक तक फीकी पड़ गई। गलत बात कहकर उसे दुखी करने के बारे में चिंतित बाई जी कुछ नर्म शब्द कहने वाले थे। कुईती ने धीरे से कहा, मी कुई के परिवार से है। मैं अब और पक्षपाती नहीं हूँ। आखिरकार ये कुई है, काउंट जिनिंग की सबसे बड़ी बेटी। एक निवाला ले लो। काउंट जिनिंग के चावल का कुईदाई से क्या लेना देना है? वह मुझे अपमानित करना चाहती है।
इसलिए मैं निश्चित रूप से खुद को तुच्छ नहीं समझूंगा। अगर वह चाहती है कि मैं मर जाऊं, तो मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा। यहाँ तक कि अगर मैं जीतना चाहता हूँ तो मुझे पहले अपना पेट भरना होगा। पिछले जन्म में एक खरगोश उसके लिए बहुत बुरी तरह से मरा था। इस जन्म में उसे उम्मीद है कि यह एक खुशमोटा खरगोश होगा। इसे अकेला छोड़ दो। सफेद कबूतर को मना लिया गया और उसने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन ग्रे खरगोश जल्दी में भाग नहीं गया, बल्कि कुईती की स्कर्ट के कोने के चारों ओर रगड़ दिया। कुछ सांसों के लिए अपना सिर घुमाया, घास में घुस गया और खरगोश के छेद में घुस गया जो किसी समय खोदा गया था। कुईती ये दृश्य नहीं देख सकी। सफेद कबूतर उसकी आंखें थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की, तुम छोटी कमीने अभी भी आभारी होना जानती हो। खैर, मुझे भूख लगी है। बैच के मुंह का कोना फड़क उठा और खरगोशों के एक झुंड के खोने के बारे में सोचकर आज भी उसे दुख होता है। मैं अब लड़की के लिए खाना बनाने जा रहा हूँ। उसने कुईती की ओर कुछ नजरें डाली और आह भरते हुए कहा, लड़की बहुत दयालु है। किस परिवार की बेटी के जन्मदिन के भोज में सभी प्रकार के व्यंजनों को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। इस बार यह अच्छा था, कोई व्यंजन नहीं थे और खरगोश का मांस भी लंबे पैरों के साथ भाग गया। एक ही पिता और माता की संतान होने के कारण बाई जी ने उसके लिए शिकायत की, लड़की का जीवन इतना कठिन क्यों है। उसने अपनी आंखों से आंसू रोके और खाना बनाने के लिए पीछे मुड़ गई। लड़की सही कह रही है, चावल कुई के परिवार का है और लड़की चाचा की सबसे बड़ी बेटी है, इसलिए अपने परिवार का चावल खाना स्वाभाविक है। तो क्या ये कुईदाई का कोई काम नहीं है। 3 मार्च न केवल कुईती का जन्मदिन है, बल्कि कुईदाई का जन्मदिन भी है। उत्तरी प्रांगण में चहल पहल थी। काउंट शिनिंग दंपत्ति ने अपनी प्यारी बेटी के लिए जन्मदिन की पार्टी रखी थी। दक्षिणी प्रांगण में टूटे हुए खपरेल के घर में रहने वाली अंधी लड़की को बहुत कम लोग याद कर पाए। भले ही आप अनजाने में इसके बारे में सोचें, आपको लगेगा कि यह उल्लेख करने लायक नहीं है। एक अंधा आदमी, माता पिता द्वारा अशुभ संकट के रूप में माना जाने वाला जन्म। आज इस अंधे व्यक्ति के लिए भी जश्न मनाने का दिन है। आज के बाद लड़की बड़ी हो जाएगी और वह शादी के बारे में बात कर सकती है। बेज ने आंसू बहाए और लाल आंखों से अपने स्वाभाविक रूप से सुंदर मालिक को देखा। मुझे नहीं पता कि किस प्रेमिका का इतना अच्छा भाग्य है। मैं चाहता हूं कि मेरा दास कहे, लड़की दुनिया में सबसे अच्छी दिखती है। कुईती वहीं हतप्रभ होकर बैठ गई। हवा नम है, मिट्टी जैसी है और नाशपाती के फूल खिले हुए हैं। कल रात आधी रात को बारिश हुई और वह इतनी उत्साहित थी कि आधी रात तक उसे ठीक से नींद नहीं आई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अतीत और अतीत के बारे में सपने देखती रही, डरती रही कि यह एक सपना था और डरती रही कि पेईजुबान नहीं आएगा। बाई जी सोचती है कि वह बहुत दयालु है, लेकिन वह जानती है कि जीजिंग विश्वविद्यालय के अच्छे बच्चों में पेईजुबान को छोड़कर कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं है और उसे अपने दिल में रखता है। उसे परेशान मत करो, उसका अपमान मत करो, सिर्फ इसलिए कि वह एक अच्छी लड़की है जिसका ख्याल रखा जाना चाहिए। वह ये समझ नहीं पा रही थी कि यदि पेईजुबान उससे प्यार नहीं करता था तो वह उससे शादी करने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ क्यों जाएगा। सपने में वह 3 साल से श्रीमती पेईशाओ थी और पेईजुबान ने उसे कई बार चूमा नहीं था। उसके साथ सबसे अंतरंग समय वह था जब वह बाहर से वापस आया था और उसने नशे में धुत होकर उसे गले लगाया और छुआ। उसे डर था कि वह गलत व्यक्ति की पहचान कर लेगा, इसलिए उसने उससे सावधानी से पूछा, लेकिन उसने उसे महिला कहा और महिला उसे पुकारती रही, जिससे उसकी सांसें अव्यवस्थित हो गईं और उसने पेईजुबान के निचले होंठ को काट लिया जब वह चकित थी। इस काटने से लोग जाग गए। शांत स्वभाव वाले पेईजुबान अलग, सौम्य और विनम्र, संयमित और विनम्र हैं। एक सज्जन व्यक्ति है जिनकी जीजिंग में हर कोई प्रशंसा करता है। उसने उसके लिए आधे फीके कपड़े पहनाए, उसकी छाती पर मुड़े हुए कपड़े को सहलाते हुए कहा, यह मेरी गलती है, मैंने तुम्हें डरा दिया। यही वह क्षण था जब कुईती उसके सबसे करीब थी। एक ही विचार से उसने उसका कर्ज चुकाने और उसके लिए बच्चे पैदा करने का अवसर खो दिया। उसके बाद पेईजुबान ने शराब पीना छोड़ दिया। घर पर चाय पीता था और बाहर भी चाय पीता था। शराब नहीं, वह अब भी उसे चूमेगा, गले लगाएगा, अच्छा व्यवहार करेगा, अंत की ओर इशारा करेगा, सामान्य जोड़ों के विपरीत जो अंतरंग होते हैं, और वह उसके साथ विवाह को पूरा न करने के अलावा उसमें कुछ भी गलत नहीं पाता है। एक नाक और 2 कानों वाला यह आदमी कैसे परिपूर्ण हो सकता है। बाई जी अभी भी अपनी उंगलियों से गिन रही थी कि उसकी लड़की कितनी अच्छी है। कुईती के शब्द कुईती के कानों में पड़े और कुईती को अचानक समझ में आ गया कि वह जुनूनी थी। पेईजुबान उसे एक सफेद सिर वाली वाचा का वादा करने
उसके शरीर को साफ करने और बाहर अन्य महिलाओं को न पालने के लिए तैयार था। वास्तव में उसे संतुष्ट होना चाहिए। जीजिंग सिटी का सबसे चमकदार एयरलांग उसका पति बन गया। जीने के लिए प्यार होना जरूरी नहीं है। या तो पेई जुबान एक सामान्य आदमी नहीं है, उसे अपनी वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, या वह किसी गुप्त बीमारी से पीड़ित है और ऐसा नहीं कर सकता। बाई जी को नहीं पता था कि उसके सहज शब्दों ने कुईती के विचारों को आसमान पर पहुंचा दिया था। उसने अपनी लंबी चॉपस्टिक से एक सफेद चावल का पकौड़ा उठाया। लड़की, एक इच्छा पूरी करो। 18 वर्ष की आयु में कुईती ने स्वर्ग से एक ईमानदार अनुरोध भेजा। मैं अब भी उससे मिलना चाहता हूँ। उत्तरी प्रांगण में कुईदाई ने मन की शांति के साथ सभी की चापलूसी का आनंद लिया, लेकिन क्योंकि उसकी पसंदीदा बसंत पेनकेक्स भोज से गायब थे, वह लगभग उदासीन थी। दक्षिणी प्रांगण में कुईती ने पकौड़ी का एक निवाला खाया। उसके होंठ और दांत सुगंधित थे। वह मुस्कुराई, ये स्वादिष्ट है। अपने 18वें जन्मदिन का जश्न मनाने के बाद वह दीवार को फिर से देखना चाहती थी। बाई जी समझ नहीं पा रही थी कि दीवार में ऐसा क्या अच्छा था, इसलिए उसने अपनी स्थिति को एकाग्रचित होकर समायोजित किया। बाय बाय, क्या मैं आज अच्छा दिख रहा हूँ? जब बाई जी ने ये सुना तो वह 2 बार हंसी। ये सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। लड़कियों, आपको पता होना चाहिए कि असली सुंदरियां बोरों में भी अच्छी लगती हैं। उसने कुईती की सुंदरता की जमकर प्रशंसा की और कुईती ने अपनी भौहें उठाईं। ठीक है, मैं समझ गई, शेखी बघारना बंद करो। वसंत की हवा उसकी साफ भौहों, उसकी पानी जैसी लाल पोशाक और कड़ाई वाले जूतों पर बह रही थी, जो 5 या 6 पॉइंट फीके पड़ गए थे और वह मूल पैटर्न नहीं देख पा रही थी। उसने अपने बालों को नाशपाती की लकड़ी के हेयरपिन से बांधा। वह दोपहर तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही। व्यर्थ, क्या बात है लड़की, जाओ और दीवार के सामने एक बड़ी घास की चटाई बिछाओ। बेटी, हम अतिरिक्त बड़े पुआल मैट कैसे रख सकते हैं? वे सभी बहुत गरीब हैं। कुईती चुप हो गई और जल्दी ही हंस पड़ी। कोई बात नहीं, जाओ, मेरे बिस्तर पर जो है उसे ले आओ। बाई जी को कुछ समझ नहीं आया और उसे लगा कि उस पर कोई भूत सवार है, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और जाने के लिए मुड़ी। पुआल की चटाई बिछाने के बाद उसने संदेह से भरकर पूछा, बेटी, तूने यहाँ पुआल की चटाई क्यों बिछाई? अभी अभी बारिश हुई है और जमीन पर अभी भी पानी है। क्या पानी कीचड़ में मिलकर चटाई को गंदा नहीं कर देगा? हाँ। बाई जी ने उसके अगले शब्द सुनने के लिए इंतजार किया और लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उसकी लड़की ने फिर से अपना मुंह बंद कर लिया। प्रिय, धीरे चलो, कल रात ही बारिश हुई है, जमीन फिसलन भरी है। युवक ने नाशपाती के फूलों वाली सफेद स्प्रिंग शर्ट पहन रखी थी और वह काफी उत्साहित था। बारिश के बाद मौसम अच्छा है, हवा ताज़ा है और आराम करने के लिए बाहर जाना सबसे अच्छा है। इसके अलावा परीक्षा समाप्त होने के बाद मुझे मौज मस्ती करने की अनुमति नहीं है। क्या आपको डर नहीं है कि मेरा दम घुट जाएगा? जैसे ही पतंग की डोर टूटी, उसने भौहें से कुड़ते हुए कहा, मेरी पतंग। ओह लड़की, बाहर पतंग क्यों तैर रही है? कुईती ने आवाज सुनते ही अपना सिर झुकाया। बात मत करो, बस कुछ कदम पीछे हट जाओ। ओह, यह इतना अजीब क्यों है? वसंत की हवा गर्म और नर्म थी और पत्ते हल्के से घूम रहे थे और नाच रहे थे। पेई जुबान एक पल के लिए परेशानी में दीवार के बाहर खड़ा रहा। अपने दांत पीसते हुए अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। हॉन्ची पेड़ पर चढ़कर दीवार के शीर्ष पर पहुंचने में सफल रही, तभी पीछे से बूढ़े नौकर ने जोर से चिल्लाकर उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। आउच! जब गिरा तो सोचा कि इस गिरने से मांसपेशियों और हड्डियों को चोट पहुंचेगी और महल की परीक्षा में भाग नहीं ले पाऊंगा। पेई जुबान अपनी कमर को बचाते हुए उठा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके हाथ और पैर ठीक हैं, और उसके बाद ही उसे जमीन पर बिछे पुआल की चटाई पर ध्यान देने का समय मिला। अजीब बात है, यहाँ पुआल की चटाई कौन बिछाएगा? वह ऊपर देखती है। 3 मार्च को उज्ज्वल वसंत में मैगपाई एक पेड़ की शाखा पर अपने छोटे गोल सिर को बाहर निकालकर बैठ गई और अपनी मूंग के आकार की आंखें खोलकर उस प्यारे से प्यारे को देखने लगी, जो इतना मूर्ख था कि वह दीवार से नीचे गिर सकता था। पेई जुबान इस दिल की धड़कन बढ़ाने वाले वसंत को कभी नहीं भूल पाएगी। जिस क्षण उसने ऊपर देखा, उसके चारों ओर की सभी आवाजें, रंग और तस्वीरें फीकी पड़ गईं, और यह पत्थर की सीढ़ियों पर बैठी पानी लाल पोशाक में लड़की थी जिसने बिना किसी आवाज के उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की ने पुराने कढ़ाई वाले जूते पहने हैं, उसके पैर पतले और हड्डी रहित हैं, और उसके काले बाल नाशपाती की लकड़ी के हेयरपिन से बंधे हैं। शांत आकर्षण चुपचाप फैलता है। ये सतह की सुंदरता नहीं है, बल्कि एक गहरा स्तर है जो लोगों को अधिक शांतिपूर्ण आनंद देता है।
तेज जुबान विचलित था। तभी उसने देखा कि लड़की मुस्कुरा रही है। मुस्कान बहुत उथली और नर्म थी और उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। वहां खड़े होकर तेज जुबान ने अपनी आंखें गर्म की। दोनों ने ऐसे व्यवहार किया जैसे यहाँ कोई भी नहीं है और कुईती के पीछे खड़ा सफेद कबूतर उदास होकर कोसना चाहता था, ये व्यक्ति कौन है? चोर की तरह दीवार के ऊपर चढ़ना और दीवार के ऊपर से नारीपन से नीचे गिरना। मैं कृतघ्न हूं कि मैं गिरते समय सिर के बल नहीं गिरा और उसकी लड़की को घूरने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपने कभी नहीं सुना है कि कोई बुराई नहीं देखी जाती? लड़की भी ऐसी ही है। रात में बारिश हुई, इसलिए उसे इस बार दीवार के आधार के पास चटाई बिछाने के लिए कहा गया। यह एक ज्योतिषी था। कल्पना कीजिए कि आप यार्ड में बैठे हैं और अचानक एक व्यक्ति दीवार से गिर जाता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह व्यक्ति सुंदर है या बदसूरत, कम से कम आप भयभीत होने पर चिल्लाएंगे, लेकिन लड़की अभी भी चुपचाप हंस सकती है। सफेद कबूतर की कनपटी फड़क उठी। सच कहूं तो उसे लगा कि वे दोनों कमोबेश असामान्य थे। उसने तेज जुबान को बहुत अजीब तरह से देखा, जैसे कि वह किसी चोर से पहरा दे रही हो। क्योंकि कुईती ने उसे पहले आवाज न करने का आदेश दिया था, उसने उसे वापस निगल लिया। लड़की विनम्र है, जियाओशेंग नाराज है। तेज जुबान झुक गया और झुका। नाशपाती सफेद वसंत शर्ट शाखाओं से गिरने वाले सफेद नाशपाती के फूलों से सजी हुई थी, नर्म और सुंदर। बाई जी ने अपने दिल की गहराई से एक कराह निकाली और चुपचाप अपनी आंखों को ढांक लिया। तुम्हारा फिगर अभी भी अच्छा है। अगर सभी फूल चुनने वाले ऐसे दिखते हैं तो फूल न चुनने की चिंता क्यों करें? कुईती उसे देख नहीं सकी। वह शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए ध्वनि के स्रोत की ओर देखती रही। वह कुछ नहीं बोली। तेज जुबान को नहीं पता था कि तनाव को कैसे दूर किया जाए। उसकी उंगलियां पसीने से तर थीं और वह उसे फिर से सलाम करने के लिए नीचे झुका। धन्यवाद लड़की, अगर मेरे पास ये चटाई नहीं होती तो मैं गिर सकता था। कुईती ने सिर हिलाया। ये सही है। पिछले जन्म में सफेद कबूतर ने जोर से चिल्लाया था, जिससे वह व्यक्ति गिर गया था और उसकी बाईं कलाई में चोट लग गई थी। दूसरों के बाएं हाथ की चोट का कोई खास असर नहीं होता, बस उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तेज जुबान को हमेशा उनके बाएं हाथ की सुलेख के लिए सराहा जाता रहा है। अगर चोट ठीक नहीं हुई तो वे महल की जांच के लिए जाएंगे, लेकिन गोल्डन पैलेस में महामहिम उनके बाएं हाथ की सुलेख देखने के लिए बहुत इच्छुक हैं। तेज जुबान ने अनिच्छा से लिखा, नहीं, लेखन हमेशा की तरह अच्छा नहीं था, इसलिए नंबर 1 विद्वान जिसे सिर के बल गिरना चाहिए था, वह नंबर 1 विद्वान बन गया। ये तेज जुबान के दिल में पछतावा है और यह उसका भी पछतावा है। क्या गिरने से कोई दर्द है? क्या आपका हाथ ठीक है? कोमल और कोमल आवाज प्रकृति की आवाजों की तरह बह निकली। ये पुष्टि हो गई कि वह बात कर रही थी। तेज जुबान इक्सी ने कहा, सब ठीक है, बस देखो लड़की, सब ठीक है। उसने कुईती की ओर हाथ हिलाया। बाई जी ने अपनी आंखें खोली और फिर बंद कर लीं, बहुत उलझन में महसूस करते हुए, ये व्यक्ति मूर्ख जैसा क्यों दिखता है? उसकी लड़की इसे नहीं देख सकती, क्या वह भी इसे नहीं देख सकता? कुईती को इस बात का अफसोस था कि वह उसका हास्यास्पद रूप नहीं देख पाई, जो उसके 2 जीवन में शायद ही कभी देखा गया था, और वह इस बात से भी खुश थी कि तेज जुबान को ये पता नहीं चला कि वह अंधी थी। तेज जुबान का स्वभाव रोमांटिक से अधिक संयमित है। उसकी किशोरावस्था की अवधि बहुत छोटी है। अन्य लड़कों के विपरीत जो खेलना, मजाक करना, फूलों के घरों में जाना, फूल और शराब पीना पसंद करते हैं ताकि औरान महिलाओं को उत्तेजित किया जा सके। जब उनके साथी लोग जिथा और शेंग बजा रहे थे, तब तेज जुबान पहले से ही देश की सेवा कर रहे थे। जब उसने उससे शादी की तो वह जीजिंग में पेई परिवार का सबसे प्रतिष्ठित बेटा शिवातान हुआ था। कमल के तालाब में गिरने और मरने से पहले वह एक शुद्ध मंत्री था जिसे पहले सम्राट द्वारा पोषित और समर्थित किया गया था और नए सम्राट द्वारा भरोसा किया गया था। अच्छी बात है। उसकी आवाज विचारों से भरी थी। तेज जुबान उसकी परवाह करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करना है। उसका दीवार से गिरना बेहद असभ्य था और एक सज्जन व्यक्ति के लिए अब और वहां रहना अनुचित होगा। बेटी, मेरी पतंग, क्या ये पतंग तुम्हारी है? बाई जी अपने मालिक की ओर से उत्तर दिए बिना न रह सकी। इसे जल्दी से ले जाओ, इससे हमारी लड़की की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। तेज जुबान शर्मा गया, शर्माते हुए जमीन पर पड़ी पतंग को उठाने के लिए आगे बढ़ा, पलटा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बाय बाय, जाओ और सीढ़ी यहाँ ले आओ। बाई जी सीढ़ी हटाने के लिए गई और इस बात का ध्यान रखा कि कहीं फूल तोड़ने वाले उसकी लड़की का फायदा न उठा लें। चोर की तरह घूरने के कारण तेज जुबान ने कुछ समय के लिए खुद को दोषी ठहराया, दूसरों के आंगन में लापरवाही से घुसने का पछतावा किया।
अगर लड़की का नाम खराब हुआ तो वह हमेशा के लिए मर जाएगी। सीढ़ी हटा दी गई और वह पतंग पकड़कर बिना ज्यादा देखे ऊपर चढ़ गई। बाई जी ने जीभ चटकाते हुए कहा, अब जब तुम जान गए हो कि बुराई को कैसे नहीं देखना है तो तुम क्यों गए? तेज जुबान का पैर फिसला और वह लगभग फिर से गिर गया। कुईती को चिंता थी कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए उसने धीरे से कहा, बाय बाय, ज्यादा बात मत करो। सफेद कबूतर ने अपना मुंह बंद रखा और ईमानदारी से बेवकूफ हंस को सीढ़ी पर चढ़ने में मदद की। जब तेज जुबान के दीवार पर पहुंचे तो घर के बूढ़े नौकर ने उसे उठाने के लिए सीढ़ी तैयार की। जब उसने उसे देखा तो उसका दिल धड़क उठा। प्रिय, धीरे करो, तुम्हारा 10,000 सोने का शरीर अगर नीचे गिर गया तो बूढ़ा दास मालिक से कैसे बात कर सकता है? कबूलनामा, इसे गिरा दिया गया है। दीवार की दूसरी ओर बैठा सफेद कबूतर जवाब देने में असमर्थ था। बूढ़े नौकर का चेहरा पीला पड़ गया और आंसू गिरने ही वाले थे। प्रिय, सफेद कबूतर मुस्कुराते हुए नीचे झुका। कुईती बहुत जिद्दी है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती। बैच ने वास्तव में कई सालों तक उसके साथ कष्ट झेले हैं। उसने उसके साथ लंबा समय बिताया है, उसकी रक्षा की है और उसके प्रति वफादार है। वह अब गुलाम नहीं है, बल्कि उसकी बहन है। तेज जुबान को झुंझलाहट से सिरदर्द हो गया और जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो वह बहुत देर तक दीवार को देखती रही। बूढ़े नौकर ने उसके आंसू पोंछे और देखा कि उसका चेहरा समझ से परे था। प्रिय, तुम अपनी आवाज नीचे रखो। दीवार पर खड़ी छोटी नौकरानी को ये कहते हुए सुनकर कि वह अभी तक क्यों नहीं गई, तेज जुबान को अचानक शर्म महसूस हुई। उसने पतंग को गले लगाया और धीमी आवाज में आग्रह किया, जाओ जाओ। कुछ देर तक तेजी से चलने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा, लेकिन दीवार के आर पार उसे कोई दिखाई नहीं दिया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। प्रिय, शाही परीक्षा जल्द ही होने वाली है, चलो जल्दी घर चलते हैं और एक डॉक्टर को बुलाते हैं जो तुम्हारे लिए इसे देखेगा। शाही परीक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मुझे पता है। तेज जुबान बहुत ही अजीब मूड में आ गया। उसने खुशी और चिढ़ के साथ अपना सिर खुजलाया। ये कौन सा परिवार है? बूढ़े नौकर ने उदास होकर आह भरी। कुछ देर तक उसे देखा और अनिश्चितता से कहा, ये काउंट शिनिंग की हवेली लगती है, लेकिन दीवारें बहुत टूटी हुई हैं। ये टूट गया है, टूटा हुआ। तेज जुबान ने लड़की की पोशाक और लड़की के निवास को ध्यान से याद किया और तुरंत काउंट जिनिंग के प्रति तीव्र संतोष महसूस किया। क्या उसका परिवार गरीब है? वह महिला परिवार के लिए ऐसे यार्ड में कैसे रह सकता है? यह बूढ़े नौकर ने धीमी आवाज में कहा, काउंट शिनिंग का परिवार गरीब नहीं है। आज चाचा और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी के जश्न के लिए एक बड़ा भोज रखा है। वैसे पत्नी को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन पिछवाड़े का मामला, प्रिय, इसकी चिंता करना आपका काम नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है मुझे किस बात की चिंता करनी चाहिए? स्वाभाविक रूप से यह एक प्रमुख राष्ट्रीय आयोजन है। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं। जी युआन और हुई युआन पहले से ही आपकी जेब में हैं। जब आप महल की परीक्षा में प्रथम पुरस्कार जीतेंगे तो बेलवेड हमारे दाझाओ की सबसे कम उम्र की महिला होगी। तेज जुबान मुस्कुराया, पतंग को सहलाया और आगे बढ़ा। मुझे पता लगाने में मदद करें कि उस आंगन में कौन रहता है। महल की परीक्षा से पहले मुझे बताएं। यदि आप मुझे नहीं बताते हैं तो मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा और मैं आपको दोषी ठहराऊंगा। बूढ़े नौकर की आंखें काली पड़ गईं जब उसने एक बड़ा बलि का बकरा लिया और कहा, तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मेरे छोटे पूर्वज, अहंकारी मत बनो। कितने लोग तुम्हारे हाई स्कूल का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। मुझे जांचने में मदद करें, मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। इसे जांचो, इसे जांचो। उसने बूढ़े नौकर को निर्देश दिया कि वह पीछे मुड़ जाए और आधे रास्ते से वापस लौट आए। वे लायक नहीं। प्रिय, आप काउंट जिनिंग के परिवार के लोगों की जांच करना चाहते हैं। ये किस तरह की परेशानी है? मुझे भी नहीं पता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शायद बस परिचित होना चाहते हैं। परिचित होने के बाद क्या होगा? युवक जोर से हंसा। चलो पहले महल की परीक्षा लेते हैं। इतना सोचने के बाद मैं आज रात ठीक से सो नहीं पाऊंगा। बूढ़े गुलाम के पैर नर्म पड़ गए। ये शब्द इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? क्या आप छोटी महिला या छोटी प्रेमिका को देख रहे हैं? एक दीवार से अलग होने पर आकाश और पृथ्वी में अंतर होता है। जीर्ण शीर्ण छोटे प्रांगण के बाहर उज्ज्वल और गर्म झरना है और नए कपड़े पहने युवा पुरुष और क्रोधित घोड़े हैं। आंगन के अंदर कुईती की प्रतीक्षा और अकेलापन है। तेज जुबान के बारे में सोचकर वह हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। बाई जी ने अपनी आंखें बड़ी कर ली मानो उसने कोई भूत देख लिया हो।
और एक गहरी सांस ली। बेटी, आज क्या हो रहा है? लोग चटाई बिछ जाने के बाद कैसे आते हैं? कुईती और भी अधिक मुस्कुराई। शायद ये भगवान की इच्छा है। भगवान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे उनसे दोबारा मिलने का मौका दिया। ये स्पष्टता लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। कोई भी उसे वह कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो वह नहीं कहना चाहती। बाई जी थोड़ी देर के लिए उत्सुकता से रुकी, फिर हार मान ली और अचानक याद दिलाया, लड़की, तुम 18 साल की हो, तुम एक बड़ी लड़की हो, और जब तुम भविष्य में पुरुषों से मिलोगी तो तुम दूसरों पर हंस नहीं सकती, तुम्हें दंडित किया जाएगा। गलत समझा गया। क्या गलतफहमी हुई? मैंने गलतफहमी में पढ़कर कहा कि तुम दूसरों में रुचि रखते हो। अगर तुम किसी कामुक व्यक्ति से मिलोगे तो वह तुम्हारे पास आएगा और तुम पर झपट पड़ेगा। उसने जानबूझकर गंभीरता से बात की, लेकिन कुईती को उम्मीद नहीं थी कि न केवल उसे डर नहीं लगेगा, बल्कि वह थोड़ी उलझन में भी लग रही थी। नहीं होगा, कुछ नहीं, कुईती ने धीरे से कहा, वह जल्दी नहीं आएगा। बैज उसकी भोली भाली बात पर हंसा। वह कुईती से कुछ महीने छोटी थी और उसने दावा किया कि उसने उससे अधिक लोगों और चीजों को देखा है। क्यों नहीं? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप को समझे बिना लंबे समय तक जान सकता है। क्या होगा अगर वह खलनायक कहाँ है? क्यों? क्या वह सुंदर नहीं है? सफेद कबूतर लड़खड़ाया और बोल नहीं सका। कुईती ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, वह बहुत सुंदर और दयालु होगा, इसीलिए तुमने उसे झाड़ू से नहीं हटाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसे बताने में असमर्थ बाईजी डरते डरते घर की सफाई करने चली गई और कुईती को वसंत की हवा की सुंदरता को महसूस करने के लिए अकेला छोड़ दिया। मध्यम हवा, सफेद पंखुड़ियां, वो लड़की जिसने सफेद पट्टी निकाली और फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पेई जुबान एक महिला प्रेमी नहीं है, वह कभी कभी एक पुरुष भी नहीं है। एक आदमी हमेशा नशे में एक महिला का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन वह ठीक है, उसे सिर्फ काट लिया गया और शराब का नशा उतर गया। कुईती अपने निचले होंठ को काटने के लिए स्वतंत्र थी और याद कर रही थी कि उस समय उसने कितनी मेहनत से उसका प्रयोग किया था। वह ये भी सोच रही थी कि यदि उसने वह निवाला न खाया होता तो क्या पेई जुबान आगे बढ़ता? यदि हाँ, तो वह कौन सा कदम उठा सकता है? क्या उसके प्यार में पड़ने से पहले उसके पास कोई ठोस रिश्ता होना चाहिए? बैच को लगा कि वह समझ नहीं पाई। वास्तव में वह समझती है। वह जानती थी कि पिछले जन्म में उसके कानों में सफेद कबूतर घुसाए गए थे। बाद में पेई जुबान ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि उसके पास उसे चुकाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने उसे अपना शरीर देने का वादा किया और बच्चे पैदा किए। क्या वह पेई जुबान के लिए एक छोटे अंधे आदमी को जन्म देगी कि चिंता का अनुभव करने के बाद उसने आखिरकार अपने पति के करीब जाने का साहस जुटाया। लेकिन उसका पति शुद्ध हृदय और तपस्वी है, जिससे वह एक बेईमान महिला लगती है। वह क्रोधित थी और पेई जुबान उसे फिर से मनाने के लिए आया। कुईती ने अपने घुटनों को एक साथ रखा और एक हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा दिया, ये सोचते हुए पेई जुबान वास्तव में कष्टप्रद है। पेई परिवार की कुशलता से पेई जुबान को 2 दिन बाद छोटे आंगन के मालिक की स्थिति के बारे में पता चला और उसने अपनी पतली भौहों से कहा, जन्म अंधा। हाँ, वह अंधी पैदा हुई थी। न केवल काउंट जिनिंग इस बेटी को नापसंद करती है, बल्कि श्रीमती काउंट जिनिंग भी सबसे बड़ी बेटी से नफरत करती है और उसे एक दुर्भाग्य और आपदा के रूप में मानती है। एक गंभीर बेटी का कोई इलाज नहीं है और इन वर्षों को जीने में सक्षम होना बुरा नहीं है। बूढ़ा नौकर भावुक हो गया और उसने एक वाक्य में अपनी बात कह दी, इस लड़की का जीवन अच्छा नहीं है। पेई जुबान का दिल धड़क उठा और उसने खुद से कहा, मैं नहीं देख सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पत्थर की सीढ़ियों पर बैठी लड़की घुटने टेके, पानी लाल पोशाक पहने, मुस्कुरा रही थी, जैसे कि वह दुनिया के सभी तूफानों और अन्याय को स्वीकार कर सकती है। शांत और सौम्य, वह ज्यादा बात नहीं करती थी और उसकी आवाज अच्छी थी। पुराने कपड़े, उसी उम्र से भी छोटा कंकाल, एक चेहरा जिस पर ज्यादा खून नहीं है और उसके पीछे एक जर्जर खपरल की छत वाला मकान। वास्तव में जब हम पहली बार मिले थे तब उसकी सारी शर्मिंदगी देखी जा सकती है, लेकिन पेई जुबान ने चिंताजनक विवरणों को नजरअंदाज कर दिया। काउंट शिनिंग दंपति आम लोगों की तरह ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? इतनी अच्छी लड़की कैसे एक आपदा हो सकती है? ये हास्यास्पद है। उसके उत्साहित भाव को देखकर बूढ़े नौकर ने कहा, जिस दिन प्यारी उस लड़की से मिली थी वह उसका 18वां जन्मदिन था और यह शिनिंगबो हवेली की तीसरी लड़की का जन्मदिन भी था। क्या? पेई जुबान ने अपने माथे को हल्के से सहलाया, अविश्वास से। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि दुनिया में ऐसे माता पिता भी हैं। सबसे बड़ी बेटी एक टूटे फूटे घर में अकेली रहती थी
और छोटी बेटी की जन्मदिन की पार्टी शानदार तरीके से मनाई गई थी। उसने व्यंग्य के कुछ शब्द अनायास ही कहे और बूढ़े नौकर ने उसकी ओर देखा। प्रिय, शाही परीक्षा जल्द ही आ रही है, आपको शांत रहना चाहिए। मुझे ये पता है। वह कुछ कदम दूर स्थित डेस्क पर लौटी, पुस्तकों का एक खंड उठाया और समीक्षा करने लगी। ये देखकर कि वह फिर से मन लगाकर पढ़ाई करने जा रही है, बूढ़े नौकर की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे परेशान करे, इसलिए वह पीछे हट गया और सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। अध्ययन कक्ष शांत था। आधे पौन घंटे बाद पेई जुबान ने स्क्रॉल नीचे रख दिया और अचंभित होकर शून्य को देखता रहा और खुद से कहा, यह मेरा 18वां जन्मदिन है और मैंने उसे बधाई संदेश भी नहीं दिया। उसने अपनी कलाई हिलाए, अपनी पतली उंगलियों से लेंगहाओ पेन से खेला और थोड़ी देर बाद अपना मन बना लिया। मुझे उसका धन्यवाद करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। किसको धन्यवाद? श्रीमती पेई ने अपने बेटे की ओर देखा। पेई जुबान खिड़की के पास खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ पीछे देख रही थी। काउंट जेनिंग के परिवार की सबसे बड़ी बेटी, उसने मुझे बचाया। अगर उसने पहले से पुआल की चटाई नहीं बिछाई होती तो मैं गिरने पर निश्चित रूप से घायल हो जाती। उसने बिना किसी कारण के दीवार के सामने पुआल की चटाई क्यों बिछा दी? ये तो बस सनक है, कौन जाने। खैर, बच्चे ने उसका प्यार स्वीकार कर लिया। उपकार व्यर्थ नहीं जाते, उन्हें लौटाना ही पड़ता है। श्रीमती पेई ने चाय का एक घूंट लिया और पूछा, आप इसे कैसे वापस करना चाहते हैं? मैं कितना अनुचित हूँ, इससे लड़की के परिवार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। वह अभी भी पेई परिवार की प्रत्यक्ष संतान है, जो शाही परीक्षा के ईमानदारी के सत्यापन भाग से बचने के लिए अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्तों की परतों पर निर्भर है। चूंकि वह एक अधिकारी बनना चुनती है, इसलिए वह अपने जीवन के बाकी समय में केवल एक पुरुष के रूप में ही जीवित रह सकती है। दा झाओ इस तथ्य पर ध्यान देता है कि 7 साल की उम्र में पुरुष और महिला एक ही उम्र में नहीं बैठते हैं और अपने माता पिता की पीठ पीछे दूसरों के साथ संबंध बनाता है। श्रीमती पेई उसकी चिंताओं को समझती हैं और उसे मन की शांति के साथ महल की परीक्षा देना सिखाने के लिए वह पूरे दिल से सहमत हो जाती हैं। गंभीरता दिखाते हुए श्रीमती पेई ने एक उपहार तैयार किया और स्वयं शिनिंगबो के भवन में गईं। पेई जुबान के जैविक पिता वर्तमान राजवंश के प्रधानमंत्री थे और वे सम्राट के एक महत्वपूर्ण मंत्री थे, जिनके पास वास्तव में असली शक्ति थी। पहचान और स्थिति के मामले में वह कम से कम 18 सड़कों के काउंट जेनिंग को मात दे सकते थे। काउंट शिनिंग एक वंशानुगत उपाधि है। कोई परिवार में कोई भी इस उपाधि के बाद से दरबार में अधिकारी नहीं रहा है, केवल एक अच्छा लगने वाला झूठा नाम है और यह शिजिल की कुलीन रैंकों में सबसे नीचे है, विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में। मैं नीचे तक भी नहीं चढ़ सकता। जब प्रधानमंत्री की पत्नी दरवाजे पर आई तो ऐसा लगा जैसे सूखी लकड़ियों के ढेर पर मशाल फेंक दी गई हो और पूरी हवेली में तुरंत आग लग गई हो। हवेली में प्रतिष्ठित अतिथियों का स्वागत किया जा रहा था और काउंट शिनिंग और उनकी पत्नी को दूसरे स्थान पर बैठने पर बहुत खुशी हो रही थी। 3 दौर तक अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद श्रीमती काउंट शिनिंग ने सावधानी से कहा, मुझे नहीं पता कि मैडम यहाँ क्यों हैं। श्रीमती पेई ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा शरारती है। कुछ दिन पहले परीक्षा के बाद मैं पतंग उड़ाने के लिए दौड़ी थी। पतंग आपके घर की दीवार पर जा गिरी। वह पतंग का पीछा करने के लिए दीवार पर चढ़ गई, बस आपकी हवेली के आंगन में गिर गई। काउंट शिनिंग ये सुनकर घबरा गया। प्रियतम पर बहुत आशीर्वाद है और वह निश्चित रूप से सुरक्षित और स्वस्थ होगा। सब ठीक है, श्रीमती पेई ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा। यह एक संयोग है कि किसी ने उसे बचाने के लिए दीवार के पास एक मोटी और बड़ी चटाई बिछा दी थी और वह बच गई। कौन है? श्रीमती काउंट शिनिंग की आंखों में उन्माद था। वह दूसरी पार्टी से अपनी पसंदीदा बेटी की आवाज़ सुनने के लिए उत्सुक थी। पेई परिवार का सबसे बड़ा बेटा 18 साल का होने वाला है और एक बार जब हाई स्कूल की शादी निश्चित रूप से एजेंडे में होती है तो उसके दिल में एक एहसास कौंधता है, जैसे कि वह समझती है कि श्रीमती पेई कुई के घर क्यों आएंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसकी बेटी से प्यार करने लगा हो और उसके दामाद से शादी करना चाहता हो? श्रीमती पेई ने बूढ़े नौकर को काउंट शिनिंग दंपति द्वारा सबसे बड़ी बेटी के साथ किए गए कठोर व्यवहार के बारे में बताते हुए सुना था और संभवतः वह दंपति के व्यवहार को तुच्छ समझती थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उस लड़की का उल्लेख नहीं किया जो दक्षिणी आंगन में जीर्ण शीर्ण टाइल छत वाले घर में रहती थी। ये परिवार की बेटी है। जिस दिन पेई जुबान दीवार से गिरा उस दिन हवेली कुई दाई का जन्मदिन मना रही थी, लेकिन कोई भी अच्छे दिमाग वाला व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि यह कुई दाई थी जिसने किसी को बचाया था। मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं और अपने परिवार जुबान एक को आमने सामने धन्यवाद देना चाहता हूं। मैडम, 1 मिनट रुकिए।
श्रीमती काउंट शिनिंग ने पलटकर अपने नौकरों को जल्दी से मिस सेंग को खोजने का आदेश दिया। कुई दाई तालाब के किनारे आलस से मछलियों को चारा खिला रही थी और अपनी मां के साथियों द्वारा मूर्ख बना ली गई। उसने गलती से सोचा कि प्रधानमंत्री की पत्नी उसे पेई परिवार की भावी बहू बनाना चाहती है। कहने की जरूरत नहीं कि वह बहुत खुश थी। अपने कमरे में वापस आकर उसने सावधानीपूर्वक कपड़े पहने और उसके साथी उत्सुकता से उसका इंतजार करने लगे जब तक कि उसका चेहरा लाल होकर बाहर नहीं आ गया। चलो जल्दी चलें, आप प्रतिष्ठित अतिथियों को लंबे समय तक इंतजार करने के लिए नहीं कह सकते। मुख्य हॉल में श्रीमती पेई धीरे धीरे चाय पी रही थी और मिस कुई सान चाय का दूसरा कप पीकर देर से आई। 14 या 15 वर्ष की आयु में वह अत्यंत सुंदर पोशाक पहनते थे, उनके कानों पर माणिक्य जड़े हुए थे और इसे रत्नजड़ित कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बहुत चमकदार है। श्रीमती पेई को फैंसी ड्रेस पहने महिलाएं पसंद नहीं थी, इसलिए वह अपनी सीट पर बैठ गई और मुस्कुराई। आपने मेरी जुबान एक को पुआल की चटाई से बचाया। कुई दाई हैरान दिखी। उसने अपनी मां की ओर देखा, फिर अपने पिता की ओर देखा जो उससे भी अधिक उत्साहित थे, तुरंत सिर हिलाया। वह महिला का प्रश्न बिल्कुल भी नहीं समझ सकी। क्या पुआल की चटाई? उसके पास ऐसी टूटी हुई चीज कैसे हो सकती है? दाई, बात करो, मैडम तुमसे कुछ पूछ रही हैं। श्रीमती काउंट जिनिंग इतनी उत्सुक थी कि वह अपनी बेटी के लिए जवाब दे सके। यह एक शाखा पर उड़ने और फीनिक्स बनने का अवसर है। मुझे, श्रीमती पेई को आश्चर्य हुआ, क्या ये हो सकता है कि मैंने कोई गलती की है? क्या ये वही नहीं है? क्यों नहीं, मैडम कृपया और सवाल पूछें। काउंट शिनिंग ने अपनी बेटी से आग्रह किया। दाई, फिर से सोचो, अपने जन्मदिन पर तुमने प्रधानमंत्री के दामाद को बचाया और तुमने एक पुआल की चटाई का इस्तेमाल किया, है ना? सीटें। बाकी शब्द उनके गले में ही अटक गए और परिवार के तीनों सदस्यों के चेहरे पर भी बिल्कुल वही स्तब्धता और गुस्सा था। कुई दाई नहीं, क्या ये कुई ती हो सकती है? क्या ये वह अंधा आदमी है जिसने अपने दरवाजे का सितारा खो दिया है? लड़की, कोई सामने के आंगन से आ रहा है, तुम्हें बुला रहा है। मुझे कॉल करो। कुई ती मेज पर सो गई और जब उसे जगाया गया तो उसने हैरानी से अपना सिर उठाया। उसके गाल के बाईं ओर लाल निशान था। ये देखकर बाई जी ने जल्दी से पानी का एक कटोरा उठाया। मिस, जल्दी से नहा लो। मैंने सुना है कि अतिथि एक विशिष्ट अतिथि हैं। मैंने उत्तरी दरबार को पहले जाने के लिए कहा है। मिस, आपको उत्तरी दरबार के लोगों से नहीं हारना चाहिए। विशिष्ट अतिथि। धुंधली चेतना शीघ्र ही पुनः जागृत हो गई। बाहर खड़े लोग भाग दौड़ कर रहे थे, बर्तन साफ करने में व्यस्त थे। उसने जल्दी जल्दी अपना चेहरा धोया, मुश्किल से अपने बालों में कंघी की और महिलाओं के एक समूह ने उसे धक्का देकर सामने के आंगन में ले जाया। बाई जी इस बात से परेशान है कि इन लोगों के पास कोई नियम नहीं है और वे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यदि कोई कुलीन व्यक्ति किसी लड़की पर मोहित हो जाता है तो उसे डर रहता है कि यदि कोई गड़बड़ी हुई तो लड़की को शर्मिंदा होना पड़ेगा। 18 लड़कियों, अब चुंबन के बारे में बात करने का समय है। वापस जाओ मैडम, लोग आ रहे हैं। आज कुई ती ने अपनी पसंदीदा जल लाल पोशाक बदल दी है। उसका शरीर सादा और साफ है, उसके बाल लकड़ी के हेयरपिन से बंधे हैं और उसकी आंखों पर सफेद धुंध की पट्टी बंधी हुई है। आकर्षण सुरुचिपूर्ण और शांत है, जो लोगों को एक दूसरे से मिलने पर दया महसूस कराता है। श्रीमती पेई की आंखें नम थीं और करीब से देखने पर उन्होंने पाया कि लड़की की हथकड़ी खुली हुई थी। उसने ये देखा और श्रीमती काउंट शिनिंग ने भी स्वाभाविक रूप से इसे देखा और मन ही मन उन लापरवाह महिलाओं से नफरत की जो उन्हें बिना कपड़े पहने जल्दबाजी में यहाँ ले आईं। उपस्थित सभी महिला रिश्तेदारों के विचार अलग अलग थे, लेकिन काउंट शिनिंग लापरवाह था और उसने यह नहीं देखा कि सबसे बड़ी बेटी ने खराब कपड़े पहने थे। वह विनम्र और छोटे कुईती के आदी लग रहे थे, लेकिन उन्हें कुईती के धूप में चलने की आदत नहीं थी जिससे अधिक लोगों को काउंट के बारे में पता चले। शिनिंग की एक अंधी बड़ी बेटी है। आइए और अतिथि से मिलिए, ये प्रधानमंत्री के परिवार की पत्नी है। कुईती अपना दिमाग खो बैठी। प्रधानमंत्री के परिवार की पत्नी है। पेई जुबान की माँ, पिछले जन्म में उसकी सास। मैंने श्रीमती को देखा है। उसने धीरे से अभिवादन किया। उठना। श्रीमती पेई ने उसे उठने में मदद की। अपने सामने खड़ी महिला की ओर शांति से देखा। उसका रवैया उस समय की तुलना में थोड़ा बेहतर था जब वह कुई दाई का सामना कर रही थी। उसने पूछा, तुमने मेरे परिवार की जुबान को बचाया। ओह, मेरे परिवार की जुबान वह प्रिय है जो दीवार से अनाड़ीपन से नीचे गिर गई थी। 2 कदम दूर सफेद कबूतर ने अपने कान खड़े कर लिए और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह बेवकूफ हंस। वह जियांग ये का बेटा है।
बड़े सपने के उतार चढ़ाव एक बार फिर उसे कोमलता और दिलचस्प तरीके से अपने ही बेटे को दफनाते हुए सुनकर कुईती की भौहें थोड़ी सी टेढ़ी हो गईं। ये संयोग से हुआ, मैं इसका श्रेय लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। काम तो काम है। उसने कुईती का हाथ पकड़ा और गपशप करने लगी। काउंट शिनिंग के परिवार के 3 सदस्यों को अलग कर दिया गया और कुईदाई ने बोलने की हिम्मत नहीं की। वह अंधे आदमी से नफरत करती थी क्योंकि उसने उसे ऊंची शाखाओं पर चढ़ने से रोक दिया था। पिछले जीवन में सास कुईती की मां की भूमिका के लिए आंतरिक इच्छा और कल्पना को भर देती है। वह उसके साथ सहिष्णुता से पेश आती है, उसकी अंधीपन को नापसंद नहीं करती है और जब वह दुखी होती है तो उसे ओपेरा सुनने के लिए बगीचे में ले जाती है और पेई जुबान के साथ एक अप्रिय लड़ाई होती है। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वे आंखों के रिश्ते पर ध्यान देते हैं। कुईती न तो चापलूसी करती है और न ही चापलूसी करती है, इसलिए उसने श्रीमती पेई की आंखों से आंखें मिलाई। जाने से पहले उसने काउंट जिनिंग के सामने प्रशंसा की। कुई परिवार में इतनी अच्छी लड़की है, उससे शादी करने की चिंता क्यों? काउंट शिनिंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी पत्नी आगे बढ़ी और बोली, आप सही हैं, टी और डायर दोनों अच्छे हैं। श्रीमती पेई इस बात से नाराज थी कि वह अपमानजनक रूप से पक्षपाती थी और इससे भी अधिक नाराज थी कि वह अपनी शक्ति का उपयोग अपनी छोटी बेटी को बढ़ावा देने के लिए करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने उसके साथ विनम्रता से व्यवहार नहीं किया और नौकरानी को दक्षिण आंगन में टूटे हुए टाइल वाले घर में धन्यवाद उपहार भेजने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री की पत्नी ने बताया कि यह समारोह कुईती के लिए था और कोई भी इसे छू नहीं सकता था। कुईदाई ने हंगामा किया और उन चीजों को छीनकर अपने उत्तरी आंगन में ले जाना चाहती थी, लेकिन श्रीमती काउंट शिनिंग ने उसे कड़ी फटकार लगाई। दक्षिणी प्रांगण में, जीर्णशीर्ण प्रांगण में, सफेद कबूतर घर में बक्से ले जाने के लिए पूरे जोश में हैं। धन्यवाद उपहारों, भोजन, कपड़े और उपयोगी चीजों से भरे बक्से। बेटी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस बेवकूफ का इतना बड़ा इतिहास होगा। मैंने उस दिन उसका मजाक भी उड़ाया था। क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे द्वेष रखेगा? नहीं होगा। बाई जी अभी भी चिंतित थे। प्रधानमंत्री के बेटे होने के नाते अगली बार जब मैं उनसे मिलूंगा तो मैं उनका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। कुईती फिर से अचंभित थी। बेटी, क्या तुमने मेरी बात सुनी? कुईती को होश आया। तुम्हें उसका समर्थन करने की जरूरत नहीं है। तुम ही हो जो उसका समर्थन करती हो। वह दूसरे सम्माननीय बच्चों से अलग है। उसमें कोई अहंकार नहीं है। क्या तुमने कभी वसंत की हवा को नरकटों को कुचलते देखा है? वसंत की हवा नरकटों को कुचल नहीं पाएगी और पेई जुबान कभी भी उन लोगों को नहीं धमकाएगा जो उससे कमजोर हैं। वह ईमानदार, संयमित और मिलनसार है। अजीब बात है। बाई जी जितना अधिक सुनता गया उतना ही अधिक भ्रमित होता गया। लड़की, ऐसा लगता है कि तुम उसे लंबे समय से जानती हो। क्या तुम अभी अभी नहीं मिली हो? कुईती ने गुनगुनाया और अपनी उंगलियों से नर्म नई रजाई को सहलाया। ये श्रीमती पेई की ओर से है। श्रीमती पेई की हैसियत ऐसी थी कि वे किसी को भी जल्दबाजी में रजाई नहीं दे सकती थी, इसलिए ये रजाई पेई जुबान ने दे दी। वह पुआल की चटाई लौटाने के लिए जिसे उसने गंदा कर दिया था। जिस क्षण वह सुरक्षित रूप से नीचे गिरा, कई चीजें बदलने लगी। पिछले जन्म में श्रीमती पेई उपहार देने नहीं आई थी और पेई जुबान ने उन्हें पुआल की चटाई के लिए परोक्ष रूप से भुगतान नहीं किया था। कुईती ने नर्म और गर्म रजाई को गले लगाया। वह बस यही सोच सकती थी, अपने हाई स्कूल का इंतजार कर रहा हूँ, अपने हाई स्कूल का इंतजार कर रहा हूँ। अब कोई पछतावा नहीं। वसंत और जिंगमिंग में, जीजिंग में कई लोग बाहर घूमने जाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। फूल लाल होते हैं और विलो हरे होते हैं जो युवा स्वाद से भरे होते हैं। दक्षिणी आंगन में एक गरीब खपरल की छत वाला घर। कुईती फूटन पर घुटनों के बल बैठी और पूरे दिल से पेई जुबान के लिए प्रार्थना करने लगी। उसे नहीं पता था कि दीवार की दूसरी तरफ वह हर किसी की चर्चा का विषय बन गई थी। काउंट जिनिंग की सबसे बड़ी बेटी मरी नहीं है, वह अभी भी जीवित है, वह अंधी है। प्रधानमंत्री की पत्नी ने भी अंधी लड़की की तारीफ की। एक अंधे व्यक्ति के रूप में हृदय श्रीमती पेई की प्रशंसा के योग्य कैसे हो सकते हैं? ये बात मैंने जो सुना है उससे मेल नहीं खाती। सब्जी विक्रेता ने अपने खाली समय में बीच में कहा, मैंने लोगों को कहते सुना है कि श्रीमती पेई जिस व्यक्ति की सबसे अधिक प्रशंसा करती हैं वह चाचा के परिवार की तीसरी लड़की है। हाँ, हमने मिस कुई-सान की भी प्रशंसा की। 2 समूहों के लोगों में झगड़ा हो गया। कुछ लोग इसे समझ नहीं पाए। हाथ हिलाते हुए कहा, बहस बंद करो। वैसे भी ये कुई परिवार की बेटी है जिसकी प्रशंसा की जा रही है, इससे कोई फर्क पड़ता है कि वह बड़ी है या छोटी? लोग चौंक गए और फिर उन्हें समझ में आया, हाँ,
परवाह मत करो कि किसकी प्रशंसा की जाती है, जो सिर्फ कुई की बेटी है। चांसलर की पत्नी जिन कोउ ने उसकी प्रशंसा की, और काउंट शिनिंग के परिवार की बेटियां बहुत मूल्यवान थीं। समाचार सुनने के बाद सभी पत्नियां अपने बेटे के लिए एक सुंदर और गुणी पत्नी से शादी करने की इच्छा से कुई के घर आईं। बाहरी लोगों की नज़र में ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन काउंट जिनिंग उतना खुश नहीं है जितना दूसरे लोग सोच रहे थे। उसने उदास होकर कहा, तुमने उन बातों को फैलाने के लिए किसी को भेजा था। श्रीमती काउंट शिनिंग ने निराशा के लिए उसे डांटा, मैंने प्रवृत्ति का पालन किया, मैंने डोर टू डोर डिलीवरी का लाभ क्यों नहीं उठाया। इसके अलावा मैंने झूठ नहीं बोला। श्रीमती पे ने कुई की बेटी की प्रशंसा की, लेकिन मैं सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहा था और मुश्किल में फंसा रहा था। एक पिता के रूप में आप ये भी नहीं जानते कि हमारे डेयर की शादी के बारे में कैसे सोचना है। बेशक एक माँ के रूप में मुझे अपने बेटे के बारे में सोचना होगा। देखिए, क्या इसी प्रतिष्ठा के कारण हमारे घर पर और लोग शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं आते। शादी का प्रस्ताव देने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो जानते हैं कि उनकी एक अंधी बेटी भी है। काउंट जिनिंग बहुत उदास है, लेकिन उसकी पत्नी भावी दामाद चुनने में व्यस्त है, इसलिए उसके पास उससे बात करने का समय नहीं है। सबके पास करने के लिए अपना अपना काम है, और कोई भी अपनी सबसे बड़ी बेटी के बारे में नहीं सोचता जो अभी भी जीर्ण शीर्ण घर में रहती है। बिल्कुल नहीं। कुई दाई ने गुस्से से नाक भान सिकुड़ी और छोटे से आंगन में कदम रखा। ठीक है कुईती, तुम इस महिला के जीवित रहते हुए बाहरी लोगों के साथ निजी बैठक कर रही हो। दीवार के पास चटाई बिछाई गई थी और दीवार के ऊपर से एक व्यक्ति नीचे गिर गया, और वह प्रधानमंत्री के परिवार का इकलौता बेटा था। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होता? उस दिन वह उत्तेजित हो गई। प्रधानमंत्री की पत्नी ने उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया जिसे हमेशा लाड प्यार किया गया था, और उसकी मां ने उसके शरीर को चमकाने के लिए कुईती की रोशनी उधार ली, जिससे कुलीन महिलाओं का एक समूह आकर्षित हुआ जो शादी करना चाहती थी। वह इतनी शर्म और अपमान कैसे सहन कर सकती थी? कुईती, बाहर निकलो, बाहर आओ। सफेद कबूतर झाड़ू पकड़े हुए बाहर आया। मिस सेन, कुईती कहाँ है? वह बहुत ही खतरनाक तरीके से आए और उसके साथ 3 या 5 भुजाओं वाली तथा मोटी कमर वाली एक मजबूत महिला भी थी। स्थिति लोगों की तुलना में मजबूत है, और सफेद कबूतर ने दरवाजा अवरुद्ध कर दिया और कहा, लड़की प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना करो। तुम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? मुझे लगता है कि वे मुझे मौत का श्राप दे रहे हैं। तीसरी मिस, बकवास मत करो। क्या ये बात करने के लिए तुम्हारे लिए है? कुई दाई को अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई नहीं मिला, और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मेरे लिए उसका मुंह फाड़ दो और देखो कि क्या वह ज्यादा बात करने की हिम्मत करती है। नहीं, मत करो मिस सेन। इंतजार। कुईती ने अपने कपड़े की स्कर्ट में हरे बांस का एक टुकड़ा डालकर अंदर से बाहर की ओर देखा, जो सुरुचिपूर्ण और सुंदर था। वह कितनी उम्र की है? उसके स्तनों का विकास 14 वर्षीय कुई दाई से बहुत दूर है। जितना अधिक कुई दाई उसे देखती, उतना ही वह क्रोधित होती, और उसे यकीन था कि उसने अपनी सुंदरता से पेई जुबान को मोहित कर लिया है। उसकी मां ने उसे यह स्पष्ट कर दिया था कि पेई परिवार का पहला बेटा शीजिंग में सबसे सम्माननीय बेटा है। साहित्यिक प्रतिभा में प्रथम, चरित्र में प्रथम, रूप में प्रथम, पारिवारिक पृष्ठभूमि में प्रथम, अन्य बातों का उल्लेख नहीं करना, केवल प्रधानमंत्री के पहले बेटे और एकमात्र बेटे की पहचान, वह शीर्ष पर पहुंचने और उज्ज्वल भविष्य के लिए किस्मत में है। इसके अलावा उनके पास सब कुछ है। ऐसी प्रतिभा को देर सवेर महामहिम पुनः उपयोग में लाएंगे। कुई दाई की आंखों में द्वेष साफ झलक रहा था। तुम ठीक समय पर आए। तुम्हारे कुत्ते ने मिस बेन को नाराज कर दिया, अब मैं उसे मारने जा रहा हूँ। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? कबूतर, इधर आओ। मुंह में एक कपड़ा ठूंसने के कारण बाईगे लड़खड़ा गया और बोल नहीं सका। उसका शरीर बिना किसी संघर्ष के कई बार संघर्ष कर रहा था, और उसका चेहरा लाल हो गया था। बाईं ओर की 2 और दाईं ओर की एक नौकरानी ने उसे मजबूती से दबाया और उसके पैर के मोड़ पर जोर से लात मारी, जिससे वह कुई दाई के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गई। कुईती ने बांस की छड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसके होंठ कसकर बंद हो गए और उसके पतले कंधे हल्के से कांपने लगे। कुई दाई बहुत खुश थी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम शाखाओं पर उड़ने का सपना देखना बंद करो। घरेलू गौरैया एक घरेलू गौरैया है, और यह फीनिक्स बनने के लिए नियत नहीं है। अपने बारे में एक अंधे आदमी के रूप में सोचो। पेई परिवार का दामाद तुम्हारे बारे में क्या सोच सकता है? क्या तुम अंधे हो, या तुम अंधे हो? एक पिता जो अपनी माँ से प्यार नहीं करता और उससे प्यार नहीं करता, क्या वह बुरी किस्मत वाला एक आपदा सितारा है? मैं नहीं हूँ। मैंने कहा हाँ, तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत हो।
तुम देख रहे हो कि तुम्हारी नौकरानी कितनी दयनीय है, क्योंकि वह बचपन से ही तुम्हारी सेवा कर रही है। उसे इतना भी खाना नहीं दिया गया कि वह गर्म कपड़े पहन सके, और नौकर उसे तंग करते थे। मैं उसे अभी मार डालूंगा। क्या तुम उसे मारना चाहते हो? कैसे? तुम कैसे मार सकते हो? बांस की छड़ी जमीन पर पटक दी गई, और सफेद कबूतर ने अपमान में अपने होंठ काट लिए, और उसका निचला होंठ उसने काट लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह नहीं चाहती थी कि वह लड़की अंधेरे में आकर उसके लिए खड़ी हो जाए। उसने हताश होकर अपना सिर हिलाया। विद्रोह। कुईदाई असहाय भाव से देख रही थी कि कुईती एक एक कदम आगे बढ़ रही थी और बांस की छड़ी को अनिश्चित रूप से हिला रही थी। बांस की छड़ी ने दियोनु के दाहिने हाथ पर प्रहार किया। सिर नर्म था, और फिर एक तेज बल के साथ दियोनु दर्द में चिल्लाया, और अधिक कसकर मारने के बदले में बाई जी ने स्थिति का फायदा उठाया और उठकर अपनी मुट्ठियां भींच ली और उस व्यक्ति के चेहरे पर मारा जिसने अभी अभी उस पर अत्याचार किया था। स्थिति अराजक थी। कुईदाई ने सीधे देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंधा आदमी वास्तव में लोगों को काट सकता है जब वह जल्दी में था। मुझे मारो, मुझे मार डालो। जब वह पीछे खड़ी होकर सहायता करने लगी और जिम्मेदारी लेने लगी, तो नौकरों ने मिलकर जवाबी हमला किया और 3 या 5 लोगों ने एक पतली नौकरानी और एक अंधी लड़की, जो देख नहीं सकती थी, को बुरी तरह पीटा। आधे चौथाई घंटे बाद, अपने दिल में गुस्सा महसूस करते हुए, कुईदाई ने खरगोश के पिंजरे में देखा और देखा कि खरगोश का पिंजरा खाली था। उसने चाहा कि वह कुईती का दिल फिर से काट सके, और चली गई। मिस, आप कैसी हैं, मैडम? बाई जी चोटिल नाक और सूजे हुए चेहरे के साथ अपने मालिक से मिलने गई। कुईती को पूरे शरीर में पसीना आ रहा था। उसकी कनपटियां थोड़ी नम थीं। पिटाई के बाद उसकी उंगलियां तनावग्रस्त थीं, और उसने खुद को और गांड की रक्षा के लिए इस्तेमाल की गई बांस की छड़ी को नीचे रखने से इनकार कर दिया। उसकी सांस फूल रही थी। उसके सिर पर लगी लकड़ी की पिन जमीन पर गिर गई थी और उसके बाल नीचे लटक रहे थे, जिससे उसका आधा चेहरा ढक रहा था। बाई जी कांपते हुए वहीं लेट गई और अपने बालों को दूर धकेल दिया। ये देखकर कि उसका चेहरा सुरक्षित था, उसने अपने उभरे हुए दिल को जाने दिया और एक मुस्कुराहट के साथ वहीं बैठ गई। लड़की, हम बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने तुम्हें किसी को बांस से मारते देखा। तुम्हारा धन्यवाद। मुझे कूदने और उसका चेहरा खरोंचने में थोड़ा समय लगा। वह 2 बार हंसी और खुशी से बोली, मुझे लगता है कि चोट आधे महीने में ठीक नहीं होगी। जैसे ही वसंत की हवा चलती है, सफेद कबूतर उस छोटे से आंगन को देखता है जो कठिनाइयों से गुजरा है। लड़की के लिए जो झूला बनाने में उसने बहुत मेहनत की थी, उसे तोड़ दिया गया और आंगन में लगाए गए फूल, पौधे और सब्जियां रौंद दी गईं। वह शर्मा गई, नाक सिकुड़ी और धीरे से बोली, बेटी, अगर वे चले गए तो हमें हारा हुआ नहीं माना जाएगा। कम से कम हम वापस लड़ेंगे। मैंने पहले इसके बारे में सोचा भी नहीं था। बाई जी कुछ देर चुप रही, अपने सुंदर और गरीब मालिक की ओर गंभीरता से देखा और ईमानदारी से मुस्कुराई। युवती बहुत बहादुर है। वह उस हाथ को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी जिसे कुईती ने छोड़ने से इनकार कर दिया था। उसने अपनी हथेली फैलाई और अपनी हथेली पर लाल कील के निशान और कड़ाई वाले जूते देखे जो कुछ पैरों पर चले गए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली बार उनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। कुईती ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आवाज सूखी थी। तुम्हें लगता है कि मैं भी बेकार हूँ? नहीं, सफेद कबूतर ने ऐसा नहीं सोचा था। अगली बार ऐसा नहीं होगा। वह लड़खड़ाते हुए बांस की छड़ी Lakarakari we oraboli, mame abase tumhari raksa karungi, tuma mary ho orakoi tumhem parasana nahim kara sakata, usain jo kaha usa safida kabutara hilagaya, uslaga kimata isake layaka hai, usaka dila tuta gaya oravaha kuiti ko pakarakara ron laji, wu ee. Kui daike daxini prangana mem kisi ko patain jane kibata usak paravara sake chipi nahim raha sake. Jaba Srimati Counta Sininga ko isa bear mem patakala, to usa napani betty ko kucha sabda fatakare, sahi ora galata ka janma virtha hoda hay, atiati, vaha atani duki tiki Counta Zininga bi eyes nahim deka pa rahada, lekina agara vaha eyes nahim deka pati, tavaha kavala isi taraha raha sakatiti, vaha apani bari betty ko pasanda nahim karata, isa dina ke daurana, unhan anajanata bara soka. Yadi Kavala Kuiti Onda Nahim Hoda, Tiyaha Bahuda Aka Hoda Yadi Vaha Pradhanamantri Ki Patni Ki Prasansa Jidalita, Ora Vaha Usak Laika Aka Vivaha Dunda Sakata, Usain Udasa Hokarakaha, Dava Vahim Biho, Bagaka Jahara Usak Baks Ko Nahim Kata, Kui Dai Ruka Gaya, Srimati Counta Zininga Aka Bili Ki Taraha Hai Jisaka Para Kakala Gaya Hai, Man Us Janmadia, Ora Mame Usaka Arni Hum, Tumaka Het Ho Ki Mame Zaharili Hum.
Jaba mame usak satha garbavati to usain mujay asamana taka pratarita kia, kahala baka lagabaga maragaya, lekina yaha aka aka janmada, thika hai, lekina vaha andi hai, tumham lagata hai ki andi beti hona sarmanaka hai, mame us dekakara hai gusa ho jata hum, kya bata hai, atharaha sala taka man usaki paravaha nahim ki, isa samaya tuma aka piara karain vale pita banana kahat ho, derives ki darara se tumara siradaba gaya hai, aka dora ke bata, counta sinning ane apani dari uradi ora garain laga, ora hamesa ki taraha antarika mamalam mem hastak sepa karana banda karadia, mame tumare pita se bahuda naraja hum, counta sinning a ke kale jane ke bata usain usa yuva laraki se sikayata ki, utsaha ko dekain ke bata, kui dai kusawe, ora usak vakara badala gai. Ma'am, kayam na hama daksini prengana mem usa vyakti se sati karain ke bear mem bata karam, jaldi sati kara lem, taki mir mata pita fira se usas jagara na karam, kaho priya, bakam ki sati ka faisala swabhavika rupa se mata pita devara kia jata hai, ora shrimati counta sinning agara kia sali prabari vyakti hayam, unhan kabibi kuiti se sati karain ke bear mem nahim sokada, kisi ko yaha kahi, agara apa isa jamanj to apako pata kala jaga. Yaha garma alu ko bahara fenkin ka aka aka avasara hai, apasokate hayam, pradana mantri ki patni kuiti ki prasansa karati hai, taanya mahana mahili mais buri taraha kes kaha sakati hayam, yaha adami, vaha puri dari ora puri puncha ke sathapada nahim wada, zijinga mem hamesa as loga hot hayam janak bedanda, langar ora bahar hot hayam, vikalangam se mela kate hayam, kisi ko napasanda mata karo. Yi sabda shrimati counta sinninga ke dila mem utara gai, yadi bakam ki sati ko achi taraha se sambala ya saka, tiyaha ajnata hai ki kui paravara se eka ora bijinga adakari nikalega, usadina, shrimati counta sinninga, jinhan atharaha varsam se chot se angana mem kadama nahim rakada, eka bujarga mahila sitrakara ko kuiti ke samain kara karadia, sitra lilo, upakaratmaka dava raka du ora bina kucha kahi kale jau. By Jiki Amkam Mem Amida Inka Karake Tuda Gai, Bhagavana Jain Vaha Katani Utsahita T Jaba Usain Apani Patni Ko Chot Se Amgana Mem 8 Deka, Akira, Laraki Aktubara Mem Pada Way Mam Ka Apana Kuna Hai, Ora Vaha Biaka Beti Hai, Hathaliom Ora Hatham Ki Pitha Kata Kahana Hai Kya, Choti Laraki Ko Salanata Ka Koi Janyana Nahim Hai Ora Vaha Bari Bahana Ko Barahami Se Pitati Hai, Kisi Bi Paravara Memais Kari Saja Milaji. Lekina laraki ko santvana ka aka bi sabda nahim mila, ora na hayu spastikarana ka aka bi sabda mila, kuiti ne dava ki botala ko kutaki se dabaya, usaki umgalium safida ho gaim, laraki, madama, isaka kya matalaba hai, yaha nahim ho sakata, by ji ne apana munha dakalia, isa samaya, jaba aka laraki ka sitra banan ke bear mem soka raha hum, tiyaha isali nahim haiki mem usak la aka kumbana banana kahata. जैसे ही कुईसान ने किसी को मारा, उसकी पत्नी आ गई। वह अपने दिल में एक अजीब सी धड़कन महसूस कर रही थी, चाहे वह इसके बारे में कुछ भी सोचे, उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। सफेद चीनी मिट्टी की बोतल गिरकर टूट गई। बैच के विस्मय और हैरानी के साथ कुईती हल्के से मुस्कुराए, वास्तव में वह मुझसे फिर से शादी करने जा रही है।